नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे कलरफुल इमेजेस और कार्टून और मैप को और जो इम्पोर्टेंट बॉक्स रहते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके बोर्ड और CUT दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें दोनों के अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर कराया जाएगा और हिंदी माध्यम के लिए एकदम बेस्ट वीडियो साबित होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो उसका आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की तरफ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र था उसकी स्थिति कैसी थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी मांगे उठी सुधार के प्रति, और संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध के बाद किस किस बदलाव का सामना करने के लिए उसके सामने प्रश्न रखे गए, और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या इस युग में अमेरिका के वर्चस्व को संभालने के लिए काफ़ी है या नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शीत युद्ध जो किसके किसके बीच में हुआ था, शीत युद्ध अमेरिका और USSR के बीच में हुआ था। ये कब चला था, जैसा कि आप सबको डेट मालूम ही होगी, ये 1947 से लेकर 1991 तक चला था। ये यानी कि दो दो महाशक्तियों के बीच 1947 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध चला था। ठीक, इसमें क्या था, इन दोनों देशों के बीच एक संघर्ष था, लेकिन कभी ये दोनों सामने आकर वार नहीं किए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। दोस्तों, शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, जो विश्व की स्थिति थी बदल गई। शीत युद्ध से पहले क्या था, दो महाशक्तियां थी, लेकिन शीत युद्ध के बाद सिर्फ विश्व में एक ही महाशक्ति बची, अमेरिका। तो उसका क्या हुआ, जितने भी संस्थान थे अंतर्राष्ट्रीय, उस पर क्या हो गया, उसका वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि USSR कमजोर पड़ गया और क्या हो गया, अमेरिका मजबूत हो गया। इसी की वजह से क्या हुआ, सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो थे उससे प्रभावित हुए। अब उसका क्या प्रभाव पड़ा, चलिए हम इसको आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शीत युद्ध के बाद सुधार क्या मांग की जा रही है, उसमें क्या है, उसमें दो तरह के सुधारों की बात की जा रही है। एक तो यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, यानी कि जो संगठन का स्ट्रक्चर है, इसमें जितने मेंबर हैं उनकी प्रक्रिया और उनके बनावट में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, यानी कि इसमें कुछ नए मेंबर को जोड़ा जाए और क्या वो किया जाए, जो सभी मेंबर हैं उनको क्या किया जाए, एक अच्छे बराबर प्रतिनिधित्व किया जाए। ठीक, और दूसरी बात इसमें ये उठ रही है, दूसरा सवाल, कि इस संगठन ने न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए, यानी कि जो संगठन है इसके जितने भी न्यायाधिकार में क्षेत्र आते हैं उसका क्या किया जाए, एक बार समीक्षा की जाए, यानी कि इसको किस किस चीज में कार्य करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, उस कार्य क्षेत्र के बारे में क्या की जाए, एक बार समीक्षा की जाए। ठीक, देखिए लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी है, यानी कि सब देश मानते हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, कि दोनों तरह के जो सुधार हैं संयुक्त राष्ट्र में करने की जरूरत है, कि उनकी प्रक्रिया में क्या किया जाए और बनावट में मतलब बदलाव किया जाए, उसके न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए, ये सभी देश चाहते हैं। लेकिन सभी देश को बीच क्या सहमति नहीं है इस बात पर कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, यानी कि देश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके संगठन में बदलाव, यानी इसकी बनावट में बदलाव करने के लिए और इसके न्यायाधिकार के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों की समीक्षा करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, ये सब देश क्या कर रहे हैं, इस पे आम सहमत नहीं बना पा रहे हैं, और कैसे करना है और कब करना है ये सब भी इन देशों को नहीं पता है। ठीक दोस्तों, और इसकी जो बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस होती है, सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर होती है। आप सब जानते हैं ना, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। देखिए वहाँ पर चाइना, रशिया, अमेरिका और क्या, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल है। तो इन सबको क्या की जाती है, इनके बनावट जो है, इसकी प्रक्रिया, इनके जो कामकाज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उस पर क्या है, इन सबकी दबदबी चलती है, यानी इन सबका दबदबा चलता है। तो क्या किया जाता है, जो बनावट की सबसे और प्रक्रिया में सबसे पहले जो मांग की जाती है सुधार की, उसके अंतर्गत कहा जाता है कि इस क्या हो, जो सुरक्षा परिषद की कामकाज हो, इसको क्या किया जाए, सुधारा जाए। ठीक, जिसमें अस्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या के बढ़ाने की मांग शामिल है, ताकि यह समकालीन विश्व राजनीति को बेहतर रूप से दर्शा सके। इसमें क्या करते हैं लोग ये मांग करते हैं, जो सुरक्षा परिषद है उसमें क्या किया जाए, जो अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि जो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनके जगह कुछ नए सदस्य भी क्या किए जाए, जोड़े जाए, यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या की जाए, बढ़ाई जाए, और इसी के साथ साथ जो अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि जो टेम्पोररी मेंबर होते हैं, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उनकी भी संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए। ठीक, जिससे क्या हो, जो समकालीन विश्व है उसकी राजनीति का क्या हो, बेहतर रूप से इसमें क्या हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके।
सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से अधिक देशों को शामिल करने की मांग उठ रही है, जबकि अमेरिका व पश्चिमी देश बजट और प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जैसे कि कुछ देश क्या चाहते हैं कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से जो देश हैं उनसे क्या किया जाए, इनमें अधिक देश शामिल किए जाएं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की सीट के मामले में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका को क्या किया जाए, तजव्वुद दिया जाए, यानी कि इन सबको क्या किया जाए, प्रधानता दी जाए, इन सबको ज़्यादा क्या किया जाए, शामिल किया जाए। लेकिन कुछ देश वहीं पर जो पश्चिमी देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, वो सब क्या चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट और प्रशासन में सुधार हो। अमेरिका चाहता है कि हम भी ज़्यादा इसके क्या करते हैं, बजट में योगदान करते हैं और इसके प्रशासन में भी क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। तो इससे क्या हो, इसमें बजट इसके और इसके प्रशासन में सुधार किया जाए, इससे क्या हो, सबके ऊपर इसके बजट का भार पड़े। यानी कि एक लोग चाहते हैं, एक तरफ है लोग जो चाहते हैं कि क्या हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका वाले देशों को शामिल किया जाए, और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं क्या चाहते हैं कि बजट और प्रशासन में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक, कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और सुरक्षा मिशनों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या करे, वो शांति वांति स्थापित करने में और सुरक्षा मिशनों में क्या करे, अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। लेकिन वहीं अन्य क्या चाहते हैं कि यह संगठन केवल विकास और मानवाधिकार कार्यों तक सीमित रहे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। और वहीं कुछ लोग यह चाहते हैं कि जो ये संगठन है क्या करे, ये शांति वांति के ज़्यादा मतलब शांति वांति के क्षेत्र में ज़्यादा ये सब हस्तक्षेप ना करे, क्या करे, सिर्फ विकास के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे। कैसे विकास के कार्य, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यावरण के मामले हो गए, या मानवाधिकार या सामाजिक न्याय हो गया, इन सब पर क्या करे, संयुक्त राष्ट्र संघ अपना ध्यान केंद्रित करे। ठीक, देखिए दोस्तों, 1991 के बाद क्या हुआ, विश्व में कुछ परिवर्तन आए, यानी कि विश्व राजनीति में कुछ परिवर्तन आए। वो परिवर्तन क्या थे, जैसे हम सभी जानते हैं ना कि 1991 से पहले सोवियत संघ और अमेरिका में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। यानी कि 1947 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ और यूएसएसआर में क्या चला, शीत युद्ध चला। लेकिन 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इससे शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और क्या होता है, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में क्या होता है, उभरता है। और यूएसएसआर क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है उस समय। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, विघटन हो जाता है। और दूसरी बात तो ये 1991 के बाद हम देखते हैं कुछ नए देश क्या होते हैं, यूएन में शामिल होते हैं। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे कि जो देश पूर्व यूएसएसआर में शामिल थे, पूर्वी यूरोप के, जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, लुथानिया, ये सब क्या होते हैं, ये सब जाके फिर कहाँ शामिल होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता ग्रहण करते हैं। और इस समय में भी देखते हैं कि जो एशिया है उसकी क्या होती है, अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से क्या होती है, बढ़ती है। तो इसे यही सब कुछ परिवर्तन थे जो 1991 के बाद विश्व राजनीति में घटित हुए। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके परिवर्तनों का क्या प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ पर पड़ा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसी के जस्ट बाद क्या हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो उस समय की वैश्विक राजनीति की सच्चाई पर आधारित थी। यानी कि जो उसमें वैश्विक राजनीति की सच्चाई थी, यानी कि जो जो देश उसमें मतलब ताकतवर थे, वही सच्चाई क्या थी, इसके मतलब संगठन में भी दिख रही थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वही दिख रही थी। यानी कि जो जो देश वैश्विक राजनीति में शक्तिशाली थे, वही वही देश संयुक्त राष्ट्र संघ में भी क्या थे, शक्तिशाली थे। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई। यानी कि जो शीत युद्ध था उसके बाद क्या हुआ, जो ये सच्चाइयां थी शीत युद्ध से पहले की, वो सब क्या हुई, बदल गई। इसमें कौन कौन से परिवर्तन आए, देखिए, सोवियत संघ बिखर गया। यानी कि शीत युद्ध के बाद जो सोवियत संघ था वो बिखर गया। यानी कि शीत युद्ध के बाद जो सोवियत संघ था, वो जो बहुत विशाल महाशक्ति था, उसका क्या हो गया, पतन हो गया। और वो अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हो गए। यानी कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच क्या था, जो संबंध था बहुत ज्यादा कैसे थे, नकारात्मक थे। लेकिन क्या हुआ, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और जो उसका उत्तराधिकारी राज्य था सोवियत संघ था, रूस, वो क्या हुआ, अमेरिका के साथ कैसे संबंध बनाए, सहयोगात्मक संबंध बनाए। एशिया की अर्थव्यवस्था भी अप्रत्याशित दर से इसमें क्या हुई, बढ़ रही थी। यानी कि ये सब क्या परिवर्तन जो थे 1991 के बाद ये सब परिवर्तन घटित हो रहे थे। और इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कई नए देश शामिल हुए, जो कि सोवियत संघ या पूर्व यूरोप के पूर्व साम्यवादी देश थे। यानी कि जो सोवियत संघ
विघटित हुआ तो उसके कुछ देश जो थे यहाँ से टूट कर क्या हो गए, यूएन में शामिल हुए। तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं, पूर्वी यूरोप के देश बोलते हैं। ठीक, और ये सब कैसे देश थे, साम्यवादी देश थे, यानी कि इन सब कैसे थे, कम्युनिस्ट देश थे, जो कि अब यूएसएसआर में सम्मिलित थे। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी मौजूद है। यानी कि अब क्या हुआ, 1991 के बाद विश्व में जो चुनौतियां थी, जो पहले हम सब सिर्फ युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे, एक दूसरे के देशों के बीच में तनाव या गृह युद्ध, इन सब चीज़ों पर जो अपना ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन 1991 के बाद इन सब चीज़ों से हमने अपना ध्यान हटाकर अधिक ध्यान किस पर केंद्रित करने लगे, पर्यावरण सुरक्षा पर, मानवाधिकार पर, लोकतंत्र की स्थापना पर। यानी कि क्या हुआ, विश्व के सामने चुनौतियों की एक नई श्रृंखला क्या हुई, 1991 के बाद स्थापित हुई। ठीक, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह सवाल उठा कि क्या संयुक्त राष्ट्र पर्याप्त और सक्षम है। यानी कि जो शीत युद्ध समाप्त हुआ जब, तो देश ये सोचने लगे, जो इसके सदस्य देश थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या वो विश्व राजनीति के लिए पर्याप्त और सक्षम है। इसके सुधारों को लेकर सदस्य देश पिछले 15 सालों से समाधान तलाश रहे हैं। यानी कि इसमें क्या क्या सुधार किए जाएं कि वैश्विक राजनीति के अनुसार मतलब सक्षम और पर्याप्त हो जाए। इसके सदस्य देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, पिछले 15 साल से क्या कर रहे हैं, इसके समाधान को क्या कर रहे हैं, तलाश रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें शीत युद्ध की समाप्ति 1989 लिखी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो 1989 था, उसी समय से क्या हुआ, शीत युद्ध का धीरे धीरे विघटन चालू हो गया था। लेकिन 1991 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण रूप से क्या हो गया था, विघटन हो गया था। तो आप यहाँ पर जान जाइएगा कि जो मूल डेट है संयुक्त राष्ट्र यूएसएसआर के पतन की, वो कौन सी है, 1991, और उसकी समाप्ति कब से चालू हुई थी, 1989 से। ठीक, देखिए, प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार की मांगे उठती हैं। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सन 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यानी कि सन 1992 था, उसमें क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली होती है, जिसे हिंदी में आम सभा कहते हैं, उसमें एक प्रस्ताव को क्या किया गया, सभी देशों ने स्वीकृत किया। यह प्रस्ताव क्या किया, 3 शिकायतों को दर्ज किया। प्रस्ताव में 3 प्रमुख शिकायतों का जिक्र था, जो इस प्रकार है। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। यानी कि जो प्रस्ताव था, इसमें पहला जो प्रश्न था, यानी कि जो पहली शिकायत थी, वो ये थी कि जो सुरक्षा परिषद है, वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। और दूसरा इसमें जो शिकायत थी, वो ये थी, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है, और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। यानी कि जो दूसरी इसकी शिकायत थी, ये थी, जो पश्चिमी देश होते हैं, क्या करते हैं, इसके जो फैसले होते हैं, उस पर अपना दबदबा रखते हैं। यानी कि इसके फैसलों को क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पश्चिमी देश प्रभावित करते हैं, और इसके फैसलों से सिर्फ चंद देशों को क्या होता है, लाभ होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि जो तीसरा शिकायत थी, वो ये थी कि जो सुरक्षा परिषद है, उसमें सभी देशों को क्या है, बराबर का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1967 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्ना ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे किए जाएं। जब लोग की मांग उठने लगे और लोग शिकायत करने लगे कि क्या हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें बराबर का लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, और जो इसके फैसले होते हैं पश्चिमी देशों के पक्ष में होते हैं, और इसमें क्या होता है, जो गैर पश्चिमी देश होते हैं, उनकी अनदेखी होती है। तो जिसके महासचिव थे उस समय के, कौन थे, कोफी अन्ना, उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1967 को क्या किया, 1 जनवरी 1997 को क्या किया, एक सुधार प्रक्रिया यानी कि जांच शुरू करवाई, जिसमें क्या किया जाए, यह पता किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार कैसे किए जाएं। तो आप सब याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जांच कब शुरू हुई थी सुधार प्रक्रिया को लेकर, तो वो डेट थी 1 जनवरी 1997। ठीक, और किसने चालू करवाई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो समय के थे, कोफी अन्ना। आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं, ये कोफी अन्ना है, जिसको यहाँ पर मैंने लगा रखा है। ठीक, अब देखिए, इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद और अस्थायी सदस्यों के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए। यानी कि जो इसके बाद के साल थे, उसमें क्या हुआ, जांच में रिपोर्ट में यह आया कि जो इनके सदस्य बनना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें क्या होना चाहिए, यानी कि जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे मानदंड हैं जिनको क्या करना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। जैसे पहले मानदंड क्या था, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र, यानी कि जो देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी या अस्थायी सदस्यता चाहता है, वो क्या हो, आबादी की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र हो, और उसमें स्थिर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति निष्ठा हो। यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो और मानवाधिकार की वहाँ पर क्या की जाए, वहाँ पर रक्षा की जाए और उसके प्रति निष्ठा रखते हो। ठीक,
उभरती हुई आर्थिक ताकत हो, यानी कि ऐसा कोई देश नहीं है जो दिवालिया हो चुका है या एकदम विघटन के कगार पर है। ऐसे देश को सुरक्षा परिषद की अस्थायी और अस्थायी सदस्यता नहीं दी जा सकती है। एक ऐसे देश को अस्थायी सदस्यता या अस्थायी सदस्यता दी जाएगी जो क्या हो, आर्थिक रूप से उभरती हुई ताकत हो, जैसे कि इंडिया है इस समय। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान हो, यानी कि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या करता हो, लगातार योगदान करता आया हो। और दूसरा, शांति बहाली में जिसका योगदान हो, यानी कि जिस देश ने क्या किया हो, अनेक देशों में जब अशांति फैली हो तो उसमें शांति की बहाली करने में क्या किया हो, योगदान दिया हो। ऐसा देश जो लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यानी कि ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का क्या करता हो, सम्मान करता हो। ऐसा देश जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, यानी कि एक ऐसा देश हो जो क्या करे, जो विश्व की विविधता है भौगोलिक रूप से, अर्थव्यवस्था या सांस्कृतिक लिहाज से, उसकी क्या करे, नुमाइंदगी करे, यानी कि एक अच्छा सा देश जिसमें क्या हो, ढेर सारी विविधता हो। वो उसके ऐसे जो देश हैं जो इन सब मानदंडों को पूरी करते हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी या अस्थायी सदस्यता के लिए कह सकते होते हैं, पात्र होते हैं। ठीक, और भारत इन सभी शर्तों को क्या करता है, पूरा करता है, यानी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, आबादी के लिहाजे से भी बड़ा देश है, और इसमें लोकतंत्र के प्रति लोग निष्ठा रखते हैं। और आप सब जानते ही ना, इसका भूगोल और अर्थव्यवस्था और संस्कृति सब क्या है, विविधता से भरपूर है। और सब आप सब ये भी जानते हो कि भारत ने बहुत बारी क्या किया है, पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि जो शांति बहाली के लिए फोर्स इस्तेमाल की जाती है, उसमें अपना बढ़ चढ़ के योगदान किया है। तो यानी कि भारत क्या हो सकता है, अस्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए पात्र हो सकता है। ठीक, कोई देश भले ही सुरक्षा परिषद की सदस्यता न चाहता हो, फिर भी वह इन मानदंडों पर सवाल उठा सकता है। यानी कि अगर कोई देश नहीं भी चाहता है कि वो अस्थायी सुरक्षा परिषद में उसे सदस्यता मिले अस्थायी, लेकिन तब भी वो क्या कर सकता है, जो ये मानदंड जो उसके द्वारा सुझाए गए हैं जनरल असेंबली द्वारा, या जो जांच प्रक्रिया के द्वारा मानदंड दिए गए हैं सदस्यता के लिए, उस पर सवाल खड़े कर सकता है। क्यों सवाल खड़े कर सकता है? क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है ना कि शांति बहाली में देश कितना योगदान करे, या लोकतंत्र, या जो देश आर्थिक रूप से मतलब ताकतवर हो, कितना ताकतवर हो, या आर्थिक रूप से वह कितना समृद्धशाली हो, या देश कितना बड़ा हो, इन सब चीज़ों का उसमें विवरण नहीं दिया गया है। बस इतना कहा गया है बड़ा हो। अब ये तय करना भी तो जरूरी है ना, कितना बड़ा हो और देश की आबादी कितनी हो। जैसे इतना कह देना भर थोड़ी ना काफ़ी है कि देश की आबादी बड़ी हो। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, इन जो मानदंड सुझाए गए हैं उन पे क्या किए जाते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं कि सदस्यता के लिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत या संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में कितना योगदान आवश्यक है। यानी लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि जो अगर किसी व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या चाहिए, सदस्यता चाहिए, तो उसको कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और उसे सैन्य ताकत कितनी बड़ी होनी चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में उसका कितना योगदान क्या होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब एक संबंधित मुद्दा सुरक्षा परिषद की सदस्यता की प्रकृति बदलना का था। यानी कि जो सुरक्षा परिषद की सदस्यता की प्रकृति थी, उसमें उन सबको क्या हुआ है, जितने भी देश उसके अस्थायी सदस्य हैं, उसको क्या हुआ है, सिर्फ 2 सालों के लिए रखा गया है। लेकिन जितने भी उसके सदस्य अस्थायी हैं, उनको क्या हुआ है, उनको अस्थायी रूप में हमेशा के लिए रखा गया है। और उनके पास एक शक्ति है वीटो की। अब वीटो क्या होता है, इसे आप आगे देखेंगे। कई देशों का मानना था कि अस्थायी सदस्यों को मिले वीटो अधिकार लोकतंत्र और समानता की भावना के विपरीत है, इसीलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। जो कई देश मानते हैं कि जो ये वीटो का अधिकार मिला है अस्थायी देशों को, जो 5 अस्थायी देश हैं जिनको वीटो का अधिकार दिया गया है, ये क्या है, लोकतंत्र और समानता की भावना के क्या है, विपरीत है। इसीलिए इसे क्या किया कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक, यानी कि वीटो को कुछ देश क्या चाहते हैं, खत्म कर दिया जाए। अब वीटो क्या होता है, जैसे वीटो का मतलब ये होता है, वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेधात्मक अधिकार। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला पारित हुआ, अब उस फैसले में अगर कोई एक देश भी क्या कर देगी, अपनी असहमति जता देगा, तो क्या होगा, वो फैसला रद्द हो जाएगा। चाहे भले ही सारे के सारे देश एक तरफ हो, उसके पक्ष में हो, लेकिन अगर उसका एक देश भी वीटो कर देता है उस फैसले पर, तो क्या होगा, वो फैसला तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वीटो पावर। और वीटो पावर सिर्फ 5 देशों को मिली हुई है, जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है, इसको जान लेते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। यानी कि जो 5 सदस्य हैं अस्थायी,
ठीक, उनको पहला फायदा तो ये था कि उनकी क्या होगी, जो सुरक्षा परिषद में सदस्यता होगी वो क्या होगी, अस्थायी होगी, यानी कि वो परमानेंट, यानी कि वो हमेशा अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल बाद आएंगे या 3 साल बाद आएंगे और चले जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो हमेशा के लिए क्या बने रहेंगे, अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। और उन्हें क्या होगा, वीटो अधिकार होगा। वीटो अधिकार बता दिया मैंने ना, यानी कि किसी भी फैसलों को रद्द करने का क्या होगा, उनको अधिकार होगा। वो 5 देश कौन कौन से, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, इसमें अमेरिका शामिल है, फ्रांस शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, और क्या कौन सा देश शामिल है, यूएसएसआर शामिल है, जिसको हम आज के ज़माने में, आज के युग में क्या बोलते हैं, रशिया बोलते हैं, और चाइना शामिल है। इन सब देशों को क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है, किसका, वीटो का। और ये सब अस्थायी सदस्य हैं, किसके, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, अब देखिए जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी विशेषता क्या है और वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। यानी कि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो सुरक्षा परिषद में सिर्फ 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। 2 साल पूरा होने के बाद क्या होता है, उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह क्या किया जाता है, नए देशों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, वो क्या होते हैं, वो 2 साल के बाद क्या होता है, उनका पुनः चयन नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर वो एक बार चुन लिए गए हैं तो अगले 2 साल के लिए क्या होंगे, नहीं चुने जा सकते हैं। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि जिससे क्या हो, सभी देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने का मौका मिल सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एक ही देश को अधिक बार भी मौका मिल जाएगा और अन्य देशों को क्या होगा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस प्रावधान को लाया गया है, जिससे क्या हो सके, सभी महादेशों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो देखिए अब इसी को पढ़ लेते हैं। अस्थायी सदस्य को 2 साल के कार्यकाल के तुरंत बाद नहीं चुना जा सकता है। यानी कि अगर अस्थायी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हुआ है तो उसको तुरंत बाद हम पुनः नहीं चुन सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका चयन इस तरह किया जाता है कि सभी महादेशों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। अगर हम ऐसा उनका चयन नहीं करेंगे तो जो संतुलित प्रतिनिधित्व है सभी महादेशों का, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, इन सब का तो संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं सुनिश्चित हो पाएगा। किसमें, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में। और जो अस्थायी सदस्य है ना, इनको वीटो का अधिकार नहीं है। यानी कि जो सिर्फ अस्थायी सदस्य हैं उनको ही वीटो का अधिकार है। जो अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं इनको वीटो का अधिकार नहीं है। ठीक, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास एक वोट होता है। यानी कि जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास क्या होता है, एक वोट होता है। ठीक, कितने वोट होते हैं, 1 वोट होते हैं। ठीक, लेकिन कोई भी अस्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर फैसले को रोक सकता है, चाहे बाकी सभी सदस्य उसके पक्ष में हो। यानी कि जो कोई भी अस्थायी सदस्य होता है 5 देशों में से, वो क्या कर सकता है, वीटो का प्रयोग करके किसी भी फैसलों को रोक सकता है, भले ही सभी बाकी जो देश हैं उसके क्या हो, उस फैसले के पक्ष में हो। लेकिन अगर एक देश नहीं चाहता है कि उस फैसलों को क्या किया जाए, लागू किया जाए, तो वीटो लगा करके उस फैसलों को क्या करता है, रोक सकता है। ठीक, अब देखिए वीटो हटाने की कोशिश हुई, लेकिन क्या हुआ, पर अस्थायी सदस्य इसके पक्ष में नहीं है। यानी कि कई बार कोशिश की गई कि क्या हो, जो वीटो पावर है उसे क्या किया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं इसके पक्ष में नहीं है कि वीटो हटाया जाए। और वीटो के बिना अस्थायी सदस्य संगठन से अलग होकर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। और जब वीटो हटा ही दिया जाएगा तो अस्थायी सदस्य जो है इसमें रहेंगे ही क्यों, वो अपनी मर्जी से तब काम करने लगेंगे और जो यूएन है उससे क्या होंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे और अपने मन मर्जी का काम करने लगेंगे। इसीलिए क्या होता है, वीटो जो है इन सबको इसमें शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसको, जो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, अस्थायी सदस्य में कौन कौन से 5 देश हैं उनको आप एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी विषय के बारे में और पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पे, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, तो उन सब की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ पर जाकर उन सभी को देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। क्योंकि उन सबको भी आप बताइए कि देखिए कोई एक ऐसा चैनल है जो इतनी मेहनत से पूरे मैप के साथ, पूरे अच्छे इमेज के साथ और जो इम्पोर्टेंट बॉक्स होते हैं एनसीईआरटी के साथ, उसके साथ इतने अच्छे से पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। ठीक दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अस्थायी सदस्यता वाले देशों ने कितनी बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। वीटो पावर का इस्तेमाल है ना, सबसे ज्यादा किसने किया है, आप इसे याद रखिएगा, रूस ने, जिसे हम सोवियत संघ के रूप में पहले जानते थे, उसने क्या किया, सबसे ज्यादा क्या किया है, वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। देखिए रूस, जो सोवियत संघ है यानी कि इसको हम अब रूस के रूप में जानते हैं, उसने 135 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने कितनी बार किया है, 84 बार किया है। और ब्रिटेन ने कितनी बार किया है, 32 बार किया है। फ्रांस ने कितनी बार किया है, 18 बार। और चीन ने कितनी बार किया गया है, 11 बार किया है।
यानी कि वीटो का जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया है किसने किया है, सोवियत संघ ने किया है, जिसको हम रसिया के रूप में अब इस समय जानते हैं। और जो सबसे कम बार वीटो का प्रयोग किया है वो कौन सा देश है, चीन। इसने कितनी बार किया है, 11 बार किया है। ठीक, तो इन दोनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, और चाहे आप इन सबको याद करें या ना याद करें, लेकिन इन दोनों के बारे में जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके न्यायाधिकार में जो मुद्दे आते हैं उस पर क्या की गई है, समीक्षा की गई है कि इसमें क्या हो, इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो इसी के बारे में थोड़ा हम जानकारी और हासिल कर लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 60वीं वर्षगांठ पर यानी कि 2005 में जब इसकी 7वीं वर्षगांठ बनाई गई तो क्या हुआ, सभी सदस्य देश के प्रमुख एकत्रित हुए, यानी कि इसके जो सभी सदस्य देश थे उनके प्रमुख क्या हुए, एक जगह एकत्रित हुए। ठीक, आप सभी जानते हैं ना कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्षगांठ थी 60वीं कब मनाई गई थी, सन 2005 में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्षगांठ जो 60वीं थी वो कब मनाई गई। ठीक, इस जब ये 60वीं वर्षगांठ मनाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो सभी सदस्य देश थे इसके और इसके जो प्रमुख थे वो क्या हुए, एक जगह एकत्रित हुए। ठीक, किस लिए इकट्ठा हुए, उन्होंने क्या किया, इस अवसर पर मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की, यानी कि जो विश्व की मौजूदा परिस्थिति थी उस अवसर पर उन्होंने क्या की, सन 2005 में उसकी समीक्षा की। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। जो पहला कदम उठाया गया वो ये था कि शांति संस्थापक आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और दूसरा कदम ये उठाया गया कि यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका दायित्व ले, और इस बात की स्वीकृति वहां पर क्या हुई, 2005 में हुई। यानी कि जो अगर कोई देश है उसमें अत्याचार हो रहा है और वो अपने नागरिकों को क्या कर पा रहा है, अत्याचार से बचा नहीं पा रहा है, तो विश्व बिरादरी यानी कि अन्य देशों को क्या करना चाहिए, इस बात का दायित्व रखना चाहिए कि जो उस देश में अत्याचार हो रहा है नागरिकों पर, उससे क्या किया जाए, उनको बचाया जाए। और मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई, यानी कि इसके तहत क्या किया गया, मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में 19 जून को। ठीक, यानी कि 2006 में 19 जून से क्या हुआ, मानवाधिकार क्या हो गया, सक्रिय हो गया। आप मानवाधिकार के यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, लोगो मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रतीक चिन्ह। सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, यानी कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है जिसको हम हिंदी में सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य बोलते हैं, उसको प्राप्त करने पर क्या हुई, सहमति जताई गई। कब जताई गई, 2005 में। हर रूप से आतंकवाद को निंदा, यानी कि जो हर रूप से क्या की गई, आतंकवाद की निंदा की गई। यानी कि आतंकवाद जो है उसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता है कि आतंकवाद बुरा है या अच्छा है, यानी कि आतंकवाद क्या है, सिर्फ बुरा ही है, उसको अच्छे की कैटेगरी में न रखा जाए। इसीलिए क्या किया गया, सन 2005 में आतंकवाद के हर एक रूप को क्या किया गया, निंदा की गई, और एक लोकतांत्रिक कोष का गठन किया गया। ठीक, यानी कि एक लोकतांत्रिक कोष बनाया गया। अब लोकतांत्रिक कोष क्या करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कब बना था, ये तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। लोकतांत्रिक कोष सन 2005 में बना था, और ये दो मतलब ये अलग अलग देशों में क्या करता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना में मदद करता है, और एक कानून का शासन हर एक देश में हो इसी को सुनिश्चित करता है लोकतांत्रिक कोष। ठीक, और उसके बाद तीसरा कदम क्या उठाने का सोचा गया, ये सोचा गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यायता परिषद को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यानी कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, जैसे कि हम सब जानते हैं ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या थी, ये एक अंग था यूएन का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग था, जो क्या करता था, जो देश आज़ाद होते थे मतलब गुलामी से, उनमें लोकतंत्र को स्थापित करने में या उनमें अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या करता था, या प्रयास करता था। तो अब आप सब जान जाते हैं कि 2005 था, उसके बाद तो कोई देश ऐसा था ही नहीं जो गुलाम था, तो इसका क्या ही काम था इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का। तो इसे क्या कर दिया गया, 2005 के बाद क्या क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया न्यायता परिषद को। ठीक, यानी कि जो इतने कदम थे 2005 में 60वीं वर्षगांठ के रूप में क्या किए गए, प्रस्तावित किए गए। देखिए अब हम जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधारों की मांग उठती है उसमें भारत का क्या पक्ष है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। ठीक, अब देखते हैं ये जो भारत है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधार पर समर्थन दिया है। यानी कि जो समय समय पर मांग उठती है कि क्या किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव किया जाए, भारत क्या करता है, उस मांग का समर्थन करता है। ठीक, भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी, यानी कि अगर हम परिषद में क्या करेंगे, सदस्यता का विस्तार करेंगे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा देश शामिल हो सकेंगे, जिससे क्या होगी, वो ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी। ठीक, और उसे
विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। और यानी कि जो विश्व बिरादरी है, यानी कि विश्व के जो अलग अलग देश हैं उसे क्या करेंगे, ज़्यादा समर्थन करेंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिख दिया, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसमें सिर्फ एक ही बार सुधार हुआ था। वो कब हुआ था? वो 1965 में हुआ था। ठीक, और इसमें क्या सुधार किया गया था? जो सदस्य संख्या थी अस्थायी, इसको कितना कर दिया गया था? 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन इस सुधार में भी उसके अस्थायी जो सदस्य थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि जो अस्थायी सदस्य थे उनकी सदस्यता क्या थी? स्थिर रही। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बस क्या बदलाव किया गया? उसके जो अस्थायी सदस्य थे उनकी संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 कर दी गई। भारत बिना सुरक्षा परिषद में क्या चाहता है? अस्थायी सदस्यता के लिए एक दावेदार के रूप में अपने आप को पेश करता है। ठीक, अब देखिए, भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता है। यानी जो भारत है ना, वो चाहता है कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य और जो अस्थायी सदस्य है, यानी दोनों सदस्यों की संख्या क्या की जाए? बढ़ाई जाए। और भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। यानी भारत भी क्या चाहता है कि उसे क्या हो? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिले। ठीक, जो भारत है अपनी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ आधार प्रस्तुत करता है। यानी कि भारत का कुछ तर्क है जो वो देता है अस्थायी सदस्य बनने के लिए। उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत के दावेदारी के जो प्रमुख आधार हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक, पहला तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, यानी जो भारत है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इस आधार पे क्या करना चाहिए? भारत का मानना है उसे सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता देनी चाहिए। और दूसरा, लोकतंत्र का अस्थायी होना और मानवाधिकारों का सम्मान। यानी कि भारत में क्या है? लोकतंत्र अस्थायी रूप से स्थापित है आज़ादी से लेकर अब तक। और भारत क्या करता है? मानवाधिकारों का सम्मान करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? भारत को अस्थायी सदस्यता देनी चाहिए सुरक्षा परिषद में। ये भारत का मानना है। और यह तेजी से उभरती हुई एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है। यानी कि एक तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, इसीलिए भी क्या करना चाहिए? इसे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देनी चाहिए। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित योगदान। यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में शुरू से लेकर अभी तक नियमित रूप से क्या कर रहा है? योगदान करता आया हुआ है। और शांति स्थापित करने में भारत का योगदान, यानी कि जो भारत है, जो पीस कीपिंग फोर्स है, सुरक्षा स्थापित करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल की जाती है उसमें क्या करता है? उसने अपना लगातार योगदान दिया है। तो इसलिए भी क्या करना चाहिए? उसे अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए। किसका? सुरक्षा परिषद की टीम का। ठीक, सुरक्षा परिषद का। ठीक, ऐसा नहीं है कि भारत कहता है कि मुझे अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और सभी देश क्या है? उसके पक्ष में है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो देश है कुछ ऐसे हैं जो भारत के अस्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अलावा कुछ और देश ऐसे भी हैं जो भारत के अस्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं। ठीक, अब उन्हीं के बारे में थोड़ा हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। ठीक, केवल पाकिस्तान ही नहीं, कुछ अन्य देश भी भारत को वीटोधारी अस्थायी सदस्य बनाने से रोकना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे देश और है पाकिस्तान के अलावा जो चाहते हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता न मिले। ठीक, कुछ देश भारत के परमाणु हथियार और पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों को लेकर उसकी अस्थायी सदस्यता पर आपत्ति जताते हैं। यानी कि कुछ देशों का ये मानना है कि भारत के पास क्या है? पहली बात तो परमाणु हथियार है और दूसरा उसका पाकिस्तान से क्या है? तनावपूर्ण संबंध है। तो अगर इसको क्या होगा? तो वीटो पावर मिल जाएगा, यानी कि अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी सुरक्षा परिषद में, तो क्या करेगा? वो वीटो पावर का गलत उपयोग करेगा पाकिस्तान के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए। तो इससे क्या है? कुछ देश क्या करते हैं? भारत की अस्थायी सदस्यता पर आपत्ति लगाते हैं। कुछ देश भारत को शामिल करने पर अन्य देशों जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान को भी सदस्यता की मांग बढ़ने के डर से इसका विरोध करते हैं। यानी कि कुछ देश ये मानते हैं कि अगर भारत को शामिल किया जाएगा तो कुछ ऐसे और देश हैं भारत की तरह जो आर्थिक रूप से ताकतवर हैं और जो उभरती हुई मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था है, जो सैन्य रूप से मजबूत हैं, वो भी क्या करेंगे? अपनी दावेदारी की क्या करेंगे? मांग बढ़ाएंगे। जैसे इन देशों में कौन कौन से देश शामिल है? जैसे कि ब्राजील, जर्मनी, जापान। यानी कि अगर भारत को शामिल किया जाएगा तो क्या होगा? ब्राजील वाले भी कहेंगे हमें शामिल करो, जापान वाले भी बोलेंगे हमें शामिल करो, और जो ये जर्मनी वाले हैं वो भी कहेंगे हमें क्या करो? अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल करो। इस आधार पर भी क्या किया जाता है? इसकी मांग का विरोध किया जाता है भारत की। ठीक, इस कारण से निकट भविष्य में भारत या किसी और देश का अस्थायी सदस्य बनना कठिन है। यानी कि इस वजह से क्या होता है? भारत और या कोई अन्य देश भी भविष्य में भी क्या कर सकता है? अस्थायी सदस्य बनने की उम्मीद नहीं रख सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व में
संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, 1991 के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। तो अब इस एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वो कैसी है, इसके बारे में हम सब इस वीडियो में क्या करेंगे, अब आगे जानेंगे। ठीक, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। लोग ये सोचते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या जो अमेरिका इस समय एक विश्व शक्ति के रूप में, एक ध्रुवीय विश्व के रूप में स्थापित हुआ है, उसके लिए क्या इस संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, क्या उसकी शक्तियों को संतुलित कर सकता है। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जो अमेरिका है उसकी ताकत पर क्या किया जा सकता है, आसानी से जो अंकुश नहीं लगा जा सकता है। अंकुश मतलब क्या होता है, रोक टोक। ठीक, यानी कि उसकी जो ताकत है इतनी बड़ी है कि उसको कोई संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी क्या कर सकती है, ज्यादा रोक नहीं सकती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है जो अपने सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है। यानी कि जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है तब से विश्व में कौन सी है, अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में बची है। ठीक, और जो क्या करता है, अपने सैन्य और आर्थिक ताकत पर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कर सकता है, अनदेखी कर सकता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का विशेष प्रभाव है क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा आर्थिक योगदान करता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके बजट में अमेरिका क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, योगदान देता है। यानी कि जो सबसे बजट का सबसे बड़ा देश योगदान करता है वो कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, संगठन अमेरिका की भूमि पर स्थित है और कई अधिकारी अमेरिकी हैं। यानी कि जो संगठन है उसकी भूमि यानी कि अमेरिका की भूमि पर क्या है, स्थित है। यानी कि जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे जितने भी यूएन की एजेंसी हैं उनके हेडक्वार्टर होते हैं, तो ये सब अधिकतर कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भूमि पर हैं, अरे संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि पर है। तो इससे क्या है, जो उसमें काम करने वाले अधिकारी भी क्या हैं, ज्यादातर अमेरिकी ही हैं, यानी कि अमेरिका के निवासी हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का क्या रहता है, दबदबा रहता है। वहीं वीटो का इस्तेमाल कर अपने हितों के खिलाफ प्रस्ताव को रोक सकता है। और अगर इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव भी लाते हैं संयुक्त राष्ट्र के, तो क्या करेगा, ये वीटो को इस्तेमाल करके क्या करेगा, उस प्रस्ताव को रोक देगा। तो आप यहाँ इमेज पर यही देख सकते हैं, दर्शाया गया है कि ये आदमी है क्या है, ये अमेरिका को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इस कार्टून के रूप में। ठीक, और इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है, अगर बाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो क्या लिखा गया है, तो दाएं हाथ से समझाई जाएगी। यानी कि कहना चाहता है कि अगर आप मेरी बात यूएन के माध्यम से मानना चाहो तो मान लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम तो आपसे वार भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी आर्थिक और मतलब सैन्य शक्ति है। तो इससे क्या होगा, ये किसी भी देश को बात समझाने के लिए क्या कर सकता है, तो यूएन का प्रयोग कर सकता है, तो उसके खिलाफ क्या कर देता है, वार डिक्लेयर कर देता है। वार मतलब युद्ध कर देता है। ठीक, तो इसी में इसको दिखाया गया है। ठीक, एक ध्रुवीय विश्व है उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका की ताकत को सीमित नहीं कर सकता है, लेकिन एक ध्रुवीय विश्व में विश्व संवाद बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो ही वह मंच है जहां अमेरिका की नीतियों की आलोचना और समाधान की कोशिश संभव है। यानी कि जो अमेरिका की नीतियां हैं उनका आलोचना और उनका समाधान सिर्फ एक ही मंच पे हो सकता है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। और ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पर क्या हो, अमेरिका की नीतियों की आलोचना की जा सके या उनकी नीतियों का कोई समाधान लाया जा सके। इसलिए भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही उसके ऊपर अंकुश नहीं रह सकता, लेकिन अमेरिका की क्या कर सकता है, आलोचना और उसके नीतियों का कुछ समाधान ढूंढ सकता है। इसीलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की शक्ति को सीमित करने का एकमात्र साधन है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा तो अमेरिका जैसे देश क्या करेंगे, विश्व राजनीति में अपनी मनमानी करेंगे। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र में थोड़ी बहुत कमियां तो हैं, लेकिन अगर ये नहीं होगा संयुक्त राष्ट्र संघ तो क्या होगा, दुनिया इससे भी ज्यादा क्या होगी, बदहाल होगी। ठीक, इसी के साथ दोस्तों आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर और वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र से, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर सभी सब्जेक्टों की हिंदी में प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो आपके हिंदी मीडियम के साथी हैं उनके पास भी हमारे चैनल को शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ लो।